अगली वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों, जैसा कि जयप्रकाश नारायण जी निर्दलीय लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं और उनके चिंतन में हमेशा से लोकतंत्र के संबंध में आकांक्षाएं उनके हृदय में हिलोरे लेती रही है और इसी का परिणाम हुआ है कि 1974 में जनतंत्र समाज के रूप में एक निर्दलीय प्रमुख संगठन अस्तित्व में आया। मित्रों, जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से 1973 के प्रारंभ में लगभग कुछ प्रमुख बुद्धिजीवी राजधानी में एकत्र हुए और एक निर्दलीय संगठन बनाने की बात यहीं से उठी। आखिर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में यह सपना 13 अप्रैल 1974 को पूरा हुआ, जब राजधानी के गांधी शांति प्रतिष्ठान के सभा कक्ष में जनतंत्र समाज का उद्घाटन हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि लोगों के सहयोग के बिना यह संस्था अकेले जयप्रकाश के नाम पर नहीं चल सकेगी। लोकतंत्र और राजनीति के प्रति उदासीनता त्याग करके और काफी हाउसों में आलोचना और बहस से आगे बढ़कर संगठन के कार्यक्रमों में शामिल होने का आग्रह करते हुए सर्वोदय नेता ने कहा कि चुनाव के खर्च घटाने का रास्ता खोजना ही होगा। छात्रों को आगे बढ़कर आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव पद्धति में परिवर्तन अनिवार्य है, जिससे 32 से 33% वोट पाने वाली पार्टी की अप्रतिनिधित्व सरकार न बन सके। लोग चाहें लेकिन सरकार तब्दीली नहीं करना चाहे तो राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा उसे मजबूर किया जा सकता है। बिना मुकदमे चलाए अभियुक्तों को जेल में रखने का विरोध किया जाना चाहिए और यह हुआ भी। संगठन अर्थात जनतंत्र समाज के कार्यक्रम में ये मुद्दे शामिल किए गए। मौजूदा चुनाव पद्धति के विकल्प की तलाश की जाए। चुनावों में ईमानदारी को बढ़ावा दिया जाए। लोकतंत्र और स्वाधीनता के बारे में जनमत गणना और दल बदल विधेयक के आपत्तिजनक मुद्दों का विरोध किया जाए। लोगों में नागरिक स्वाधीनताओं के लिए जागरूकता पैदा किया जाए। शांतिमय और विधि सम्मत तरीकों से आवश्यकता अनुसार विरोध प्रदर्शन भी किए जाने चाहिए। समाज में भ्रष्टाचार की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में जातिवाद और अस्पृश्यता के कुप्रभावों को उजागर करना ये जरूरी है। सबके लिए एक जैसी नागरिक अधिकार संहिता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। लोकतंत्रीय और शांतिमय उपायों से जनता के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के प्रयास किए जाने चाहिए। प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्र की स्वाधीनता और निर्भयता की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार जयप्रकाश नारायण जी ने एक दलहीन लोकतंत्र, निर्दलीय व्यवस्था, इसका समर्थन किया और जयप्रकाश बाबूजी का मूल्यांकन करते हुए, जयप्रकाश नारायण जी का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर वर्मा जी ने लिखा कि जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के क्षेत्रों में माने हुए और एक सुविख्यात व्यक्ति है। यह उनका महत्वपूर्ण योगदान था कि उन्होंने भारत में समाजवादी आंदोलन को कांग्रेस के झंडे से नीचे चल रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ संबद्ध कर दिया। नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी विचारधारा को जनता की साम्राज्यवादी राजनीतिक आधिपत्य तथा देशीय सामंतवाद की दास्ता से मुक्त करने की दिशा में मोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने समाजवादी दर्शन को 2 युद्धों का समर घोष बनाया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम तथा सामाजिक क्रांति। भारत की जर्जर होती ग्रामीण समाज की विकराल दरिद्रता के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने उन सामाजिक तथा यांत्रिक बंधनों के उन्मूलन पर बल दिया जो कृषि के उत्पादन में बाधा डाल रहे थे। आज की आवश्यकता भी यही है। इतिहास के पिछले पृष्ठ तो जयप्रकाश बाबू के उजले इतिहास का यशोगान करते ही हैं, लेकिन एक सर्वोदय नेता के रूप में उनके कार्यकलाप भी देश के लिए बहुमूल्य सिद्ध हुए हैं। देश की जटिल समस्याओं को मानवीय आधार पर सुलझाने में उनकी योगदान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। निर्दलीय राजनीति में उनके विश्वास की धारणा में बल है।
लेकिन हाल में ही जो उन्होंने कदम उठाए हैं उनकी उपयोगिता विवादास्पद बन गई है। जनता का असंतोष बढ़ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आंदोलनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन देने के से तो जनता, शासन सत्ता और जनता के बीच मनोमालिन्य की और देश की खाई चौड़ी ही होगी, कम नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि संतुलित मस्तिष्क की, संतुलित पद्धति की और समन्वयकारी कदमों की। श्री जयप्रकाश ने छात्र आंदोलन की जिस प्रकार से हिमायत की है उसे हम उनकी कोई बदनीयत नहीं कह सकते, मान सकते, एक विवेकपूर्ण कदम ही कह सकते हैं आज के क्षुब्ध वातावरण में, और विशेषकर जब देश के भीतर विघटनकारी और अराजकतावादी तत्व प्रबल हो रहे हैं। जयप्रकाश बाबू इस प्रकार की गतिविधियों को समस्याओं को सुलझाने के बजाय उलझाने में ही अधिक सहयोगी होगी। ये बात सही है, सरकार ने जयप्रकाश बाबू के उपयुक्त कदमों का सदैव आदर किया है, उनके विचारों और उनके व्यक्तित्व को सम्मान दिया है, लेकिन यह संभव नहीं है कि सरकार उन कदमों को अच्छी निगाह से देखे जिससे देश के असंतोषकारी तत्वों को बल मिलता हो। जयप्रकाश बाबू जनता के असंतोष से पीड़ित हैं और जनता का कल्याण चाहते हैं, लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अपनी रीति नीति पर एक बार पुनः विचार करना होगा, पुनः देखना होगा। इस प्रकार के जो निष्कर्ष है डॉक्टर वर्मा जी ने उनके समक्ष बताया। मित्रों, जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र, जनतंत्र, समाजवाद संबंधी विचारों पर अपने जो विचारों को व्यक्त किया है वो निश्चित रूप से एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरी है, वर्तमान लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हमने जयप्रकाश नारायण के विचारों का यहाँ अध्ययन किया और अगली वीडियो में हम पुनः नए विचारक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विद्यार्थियों, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स वाले पेपर में पुनः आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने जयप्रकाश नारायण के जीवन परिचय पर विचार विमर्श किया था और समाजवाद के संबंध में वो क्या कहते हैं, उनका दर्शन समाजवाद के संबंध में क्या है, इस पर भी चर्चा की थी। आज हम जयप्रकाश नारायण जी के लोकतंत्र संबंधी उनके क्या विचार हैं, इस पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। मित्रों, जयप्रकाश नारायण जी ने वर्तमान लोकतंत्र और उसकी राजनीति की आलोचना करते हुए बताया कि आज की राजनीति में विशृंखलता फैलती जा रही है। दल के आदर्शों के विस्तार की अपेक्षा उनका स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण, आदर्शों का हास, अवमूल्यन, व्यक्तिगत तथा विशेष हितों के लिए दल निष्ठा का परिवर्तन, विधायकों का क्रय विक्रय, एमएलओ की खरीद फरोख्त, सांसदों का दुराचरण, पार्टी की आंतरिक अनुशासनहीनता और दलों के बीच अवसरवादी मित्रता, और इन सबसे सरकार की अस्थिरता, ये सभी विषय आज विचारणीय विषय बन गए हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि आज के समय के लिए न केवल उपयुक्त बल्कि पूर्ण सत्य यही है। यही आज सही है कि आज स्थिति लोकतंत्र की समस्या एक नैतिक समस्या है। जब तक जनता में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का समुचित विकास नहीं हो जाता, तब तक लोकतंत्र वांछित परिणाम नहीं दे पाएगा। तब तक लोकतंत्र वांछित परिणाम नहीं दे सकता। लोकतंत्र का सफल संचालन तभी संभव है जब देश के नागरिक सत्यप्रिय हो,
अहिंसावादी हो, स्वतंत्रता प्रेमी हो, दमन का प्रतिरोध करने की उनमें क्षमता हो, वो सहयोग और सह अस्तित्व में पूरा विश्वास रखते हो, उनमें दूसरों को सुनने और समझने और सहन करने की क्षमता हो, वे कर्तव्य परायण हो, उत्तरदायी हो और सीधा सरल जीवन व्यतीत करने में वो विश्वास रखते हैं। मित्रों, इसके साथ ही वे मानव बंधुत्व और समानता की भावना से परिपूर्ण हो। उनका आशय हमारे समक्ष एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना था कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़े। यद्यपि व्यवहार में इन सभी गुणों का विकास सभी नागरिकों में संभव नहीं है, फिर भी ये आवश्यक है, जरूरी है। मित्रों, जयप्रकाश नारायण यद्यपि आधुनिक संसदीय पद्धति के समर्थक नहीं थे और संसदीय प्रणाली दलगत राजनीति पर कार्य करती है, और यह अनुभव बताता है कि आज के व्यापक निर्वाचनों में, जिसमें शक्तिशाली केंद्र नियंत्रित दलों द्वारा प्रचुर धन कपटपूर्ण साधनों से जो गोलमाल फैलाया जा रहा है, मतदाताओं की अपेक्षा दलों और प्रचार साधनों के पीछे निहित शक्ति तथा हितों का प्रतिनिधित्व होता है। प्रशासन का रवैया सेवक ने होकर स्वामी का होता जा रहा है, नौकरशाही सशक्त होती जा रही है और प्रशासन पर जनता की निर्भरता बढ़ती जा रही है। जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह दलगत राजनीति के नैतिक चरित्र को गिराती है और उसे स्वतंत्र मनन, विचार, अभिव्यक्ति का वातावरण प्रदान नहीं करती। राजनीतिक दल और उनकी कार्य पद्धति के आगे जनता असहाय हो जाती है। वास्तव में लोकतंत्र रूपी भवन की छत का निर्माण किया जा रहा है, पर उसकी नींव डालने के प्रयत्न शिथिल हैं। वर्तमान दलगत राजनीति नैतिकता को दबाने वाली और गोलमाल तथा षड्यंत्रों को प्रोत्साहित करने वाली है। दल जनता को विभाजित करते हैं। आधुनिक राजनीतिक दल तो वास्तव में राजनीतिज्ञों को एक ऐसा छोटा शक्तिशाली समूह है जो जनता के नाम से शासन करता है और लोकतंत्र एवं स्वशासन का भ्रम फैलाता है। इस दलीय लोकतंत्र का एक बड़ा अभिशाप यह है कि सामाजिक कल्याण के लिए राजनीतिक सत्ता पर निर्भर रहना पड़ता है। यह दलीय पद्धति जनता को अनुप्रेरित नहीं करती, उसमें उपक्रम को प्रोत्साहित नहीं करती। उन्होंने आधुनिक निर्वाचन पद्धति की भी आलोचना की। जयप्रकाश नारायण ने जो वर्तमान में आधुनिक निर्वाचन पद्धति है, इस पर भी कटाक्ष किया और वर्तमान निर्वाचन जनता को कोई नियंत्रणकारी सत्ता नहीं सौंपते। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण है, इसमें जनता को कोई वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए वो इसे समाप्त करने के पक्ष में थे। उन्होंने जो निर्वाचन पद्धति प्रस्तावित की, उसमें ग्राम सभा को प्रशासकीय मशीनरी का मूल आधार मानकर चलती है और लोकतंत्र के ऊपरी स्तर को निम्न स्तर से मिलाती है। वो दल निरपेक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार जयप्रकाश नारायण जी का लोकतंत्र के संबंध में विचार थे जिनको हमने आपके समक्ष रखा। और अब अगला हमारा टॉपिक है जयप्रकाश नारायण जी और जनतंत्र समाज। इसके संबंध में उनके क्या विचार हैं। जयप्रकाश नारायण जी निर्दलीय लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं और उन्होंने 1954 से ही जयप्रकाश नारायण दलीय राजनीति से सर्वथा विमुख रहने का अपने विचारों को बताया और अपने चिंतन को व्यवहारिक जामा पहनाने की एक प्रबल आकांक्षा उनके हृदय में हमेशा से हिलोरे लेती रही है। इस पर हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।